ये आराम से। और कितना चलना पड़ेगा, अब कितना बाकी है। देख मेरे हाथ में कैसा फ्रैक्चर है घोड़े खच्चर की वजह से, देख। ठीक। विभूति की चार धाम सीरीज लगातार जारी है। आपकी चार धाम यात्रा को सरल बनाने के उद्देश्य से हमने ये सीरीज खुद ऑन ग्राउंड जाकर पूरी की है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि गंगोत्री धाम की यात्रा करने के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन गलतियों से आपको बचना है। अब बारी है बाबा केदारनाथ की। केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और सबसे मुश्किल रास्ता भी बाबा के धाम का है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कई सावधानियां बरतें। यहाँ आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए और आपके साथ आए लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। छोटी सी लापरवाही हुई नहीं कि आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं। तो सीरीज़ के इस तीसरे वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप बाबा केदार की शरण में जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन गलतियों से बचना है। हम आपको आगे बता रहे हैं कि 18 किलोमीटर के पैदल ट्रैक के दौरान आपको किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे आप इन दिक्कतों से पार पा सकते हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। गंगोत्री से बाबा केदार के धाम में पहुंचने का हमारा सफ़र शुरू होता है और हम गंगोत्री से उत्तरकाशी होते हुए आगे बढ़ते हैं। हम तिलवाड़ा में तो नहीं रुके, हम गुप्तकाशी के रास्ते हुए शाम को करीब 6 बजे रामपुर पहुंचे और अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर। यहाँ से सोनप्रयाग कुछ ही दूरी पर है। शाम को हम रामपुर में ही रुके। यहाँ हमें 1500 में 4 लोगों के लिए रूम मिल गया और सुबह करीब 4:30 बजे हम रामपुर से सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ। रामपुर से सोनप्रयाग तक हम गाड़ी से जा रहे हैं, वहाँ से जाएंगे पैदल ट्रैक। करीब 21 किलोमीटर इन टोटल होगा एंड उतना ही लगभग हमको वापसी आने के लिए होगा। ट्रैफिक की वजह से हमें सोनप्रयाग पहुंचने में 5:30 बज गए। सोनप्रयाग से अब हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे तो केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, लेकिन आप हमारी तरह सोनप्रयाग से भी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, लेकिन अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हो तो आपको यहीं से गौरीकुंड तक शटल यानी टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ से 50 रुपये में आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे, लेकिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद आपको शटल के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। हालांकि आप चाहें तो शटल की लाइन में न लगकर पैदल जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा जाम भी मिलता है। ऐसे में पैदल होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आप आसानी से इस जाम के बीच से निकल जाते हैं, जैसे कि हम निकले। और करीब 1 घंटे पैदल चलने के बाद हम पहुंचे गौरीकुंड, जहां से केदारनाथ धाम का 16 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक की शुरुआत में घोड़ा, खच्चर और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ते थे। जब आप केदारनाथ के रास्ते में आगे जाते हैं कुछ इस तरह से घोड़ों के लिए अलग रास्ता, डंडी के लिए पैदल मार्ग वालों के लिए ये रास्ता होता है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही दोनों के रास्ते एक हो गए। अब ट्रैक में हमारे साथ घोड़ा, खच्चर और डंडी कंडी वाले भी शामिल हो गए। बारिश की वजह से ट्रैक में कई जगह कीचड़ भी हो जाता है। ऐसे में अगर संभव हो तो ट्रैकिंग शूज़ पहनकर ही चलें, क्योंकि ये न सिर्फ आपको फिसलने से बचाएंगे बल्कि आगे बर्फ़ में भी चलने में मदद करेंगे। ट्रैक में नज़ारे तो मन मोह लेते हैं, लेकिन चढ़ते वक्त थकान भी बहुत लगती है। सफ़र का मज़ा तभी है जब उसको आप एंजॉयमेंट के तौर पे लोगे। और कितना चलना पड़ेगा, अब कितना बाकी है, जब आपकी ज़ुबान से अगर शब्द निकलते हो तो सफ़र और ज़्यादा मुश्किल और बोझिल हो जाता है। इसे एंजॉय करिए, धीरे धीरे चलिए, आराम करते जाइए। अभी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है। सो चिल, एंजॉय एंड बाबा का नाम लेकर के यात्रा करें, क्योंकि असली कठिनाई, असली चैलेंज आप पे रास्ता नहीं, आपकी मानसिकता है। इस थकान से लड़ने के लिए पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, फिर रुक रुक करके चलते रहिए, बीच बीच में पानी भी पीते रहें।
ट्रैक के दौरान आपको कई ऐसी जगह भी मिल जाती हैं जहां यात्रियों ने प्लास्टिक वेस्ट फेंका हुआ रहता है और ये स्थिति तब है जब ट्रैक में जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं। हम रास्ते में लोगों से बातचीत करते हुए भी जा रहे थे। केदारनाथ ट्रैक पर लोगों से हुई बातचीत अगर आपको देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, हम धीरे धीरे बाबा केदार के धाम की तरफ बढ़ रहे थे। दूर से ही बर्फ से पटे पहाड़ आपको नजर आने लगते हैं और अभी करीब 4 किलोमीटर और है बाबा केदार का धाम। और ये देख सकते हैं आप बर्फ से पटे पहाड़ों को। जब आप बाबा केदार के लिए ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको घोड़े, खच्चरों और डंडी कंडी के बीच जाना पड़ता है। ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। आप थोड़ा भी लापरवाह हुए नहीं कि आपको चोट लग सकती है। पुष्कर सिंह धामी है जो मुख्यमंत्री, खास करके विशेषकर से उनसे अनुरोध मेरे तो कि यहाँ पे ये घोड़े खच्चर वाले हैं। अभी देख मेरे हाथ में कैसा फ्रैक्चर है घोड़े खच्चर की वजह से। देख ठीक 3 जगह घोड़े खच्चर वाले ने गिराने से बचाया, सवारी को इतना परेशान किए हुए हैं। इससे पहले कि हम आगे का सफ़र आपको दिखाएं, हम चाहते हैं कि आप एक ज़रूरी लिस्ट बना लें। अब इस लिस्ट में आपको ड्राई फ्रूट्स, गर्म कपड़े तो रखने ही हैं जैसे सब लोग बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर बात बहुत कम होती है लेकिन ट्रैकिंग के दौरान इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा पोंचो। आपको पोंचो अपने साथ रखना चाहिए रेनकोट के बदले, क्योंकि रेनकोट के मुकाबले पोंचो आपको बारिश में भीगने से बचाने में ज़्यादा कारगर साबित होता है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है जेब में कैश ज़रूर रख लीजिए। डिजिटल का ज़माना है, गूगल पे सबके पास है, लेकिन केदारनाथ ट्रैक पर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो आपको कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, आप लाठी ज़रूर ले लीजिए। गौरीकुंड से जब आप ऊपर चढ़ते हैं ट्रैकिंग के लिए तो आपको लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लाठी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है, सबसे ज़्यादा आरामदायक आपके लिए होती है। इसके बाद आपको गर्म पानी साथ में लेकर ज़रूर जाना चाहिए। केदारनाथ ट्रैक पर वैसे आपको पानी तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन वो इतना ठंडा होता है कि वो आपको बीमार कर सकता है। तो अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत है और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक बोतल में गर्म पानी अपने साथ रखिए। तो आखिरी चीज़ जो आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं वो है पावर बैंक। देखिए, अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप में ट्रैक कर रहे हैं या फिर आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना चाहते हैं तो लाजमी है कि आपके मोबाइल की बैटरी डाउन होगी ही। तो उसको अगर आपको चार्ज करना है तो पावर बैंक आपके काम आने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिस्ट में शामिल करना चाहिए और केदारनाथ ट्रैक शुरू करने से पहले इनको एक बार देख लेना चाहिए। तो ये लिस्ट बना करके अपनी जेब में रखिए और चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे चलते हुए आप पहुंचते हैं ग्लेशियर्स के बीच। केदारनाथ धाम में कभी भी मौसम बदल सकता है। यहाँ बर्फ़ को काट कर रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पर से जब हम गुजरे तो एनडीआरएफ, डीडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार बर्फ़ हटाने के काम में जुटी हुई थी। यहाँ पर आप आराम से और यहाँ तैनात अधिकारियों की सुनकर चलें, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी हुई कि आप फिसल सकते हैं और आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं। हमारे एक साथी भी यहाँ गिरते गिरते बचे। ये आराम से और ये लगातार डीडीआरएफ की टीम लगातार सेवा में जुटी हुई है। रास्ता भी बना रही है, लोगों को डायरेक्ट भी कर रही है। जब भी आप यहाँ आए तो लोगों की डीडीआरएफ की ज़रूर सुने, बिकॉज वो ये जूता नहीं होता ना, सही है, आपसे बेहतर जानते हैं इस रास्ते को। ग्लेशियर के बीच बने इस रास्ते को पार करके कुछ ही देर में आप केदारनाथ बेस कैंप में पहुँच जाते हैं। ये है बेस कैंप, जहाँ से आपको बाबा केदार के मंदिर के दूर से दर्शन हो जाते हैं, हल्के से दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बाबा केदार का धाम है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। और यहाँ आप टेंट भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 600 से 1000 रुपये तक प्रति व्यक्ति चुकाने पड़ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ टेंट बुक कर सकते हैं या फिर GMVN के ज़रिए भी आप टेंट बुकिंग करवा सकते हैं।
हम इन टेंट्स में नहीं रुके क्योंकि हमारे पास कैमरा, लैपटॉप समेत कई कीमती सामान थे और हमें केदारनाथ में शूट भी करना था। खैर, जैसे ही हम आगे बढ़े तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं बाबा केदार का धाम आपको साफ साफ नज़र आने लगता है और आपकी पूरी थकान दूर होने लगती है। और आखिरकार करीब 8 घंटे चलने के बाद हमें हुए बाबा केदार के दर्शन। रात को आपको यहीं ठहरना होगा। मंदिर के नज़दीक अगर आप कमरे लेंगे तो आपको एक रात का 10-10 हज़ार तक चुकाना पड़ सकता है। मंदिर से थोड़ी दूर और अंदर अगर आप रूम लेते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ सकता है। हमने भी थोड़ा अंदर लिया तो करीब 4500 में हमें एक कमरा मिला। रात को आराम कीजिए और सुबह जल्दी उठकर आप बाबा केदार के दर्शन करें। बाबा केदार के साथ ही भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। बर्फ़ के पहाड़ों के बीच बसे बाबा भैरवनाथ के मंदिर में जाते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यहाँ बर्फ़ में फिसलने का डर बड़ा रहता है। दोपहर करीब 12 बजे हम केदारनाथ धाम से नीचे उतरे। बर्फ़बारी और बारिश शुरू होने की वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन बारिश की वजह से रास्तों में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ और फिसलन हो गई थी, इसलिए उतरते वक्त आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। शाम के करीब 6:30 बजे हम गौरीकुंड पहुँचे और शटल लेकर सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी के पास पहुँचे। सोनप्रयाग से हम रामपुर गए और आज रात हमने यहीं रेस्ट किया। रात में आराम करने के बाद हम अगली सुबह निकल पड़े बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए। अब बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन गलतियों से बचना है और बद्रीनाथ धाम अगर आप जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ की भी पूरी गाइड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 4 धाम ऑन ग्राउंड सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए घुघुती के साथ और कमेंट बॉक्स में पूछिए आपके सवाल। साथ ही अगर आप यमुनोत्री और गंगोत्री जा रहे हैं तो ये 2 वीडियोस आपके काम आ सकती हैं। ज़रूर देखिए और मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया।